हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आरिस इंटेलेक्ट इनसाइट। और आज का जो हमारा टॉपिक है रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। और ये किसके द्वारा गिवन है? हैंस मॉर्गेनथाउ। रियलिज्म की अगर हम बात करें यानी यथार्थवाद, तो ये दो शब्दों को मिला के बना है, यथार्थ और वाद। यथार्थ यानी कि रियलिटी, वास्तविकता। वास्तविकता, ठीक। तो रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसी पे आधारित है और ये हैंस मॉर्गेनथाउ के द्वारा ये जो प्रिंसिपल है दिए गए हैं। अगर हम बात करें हैंस मॉर्गेनथाउ की, तो जो हैंस मॉर्गेनथाउ है वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वान थे। वो बहुत ही बड़े एक थिंकर है, किसमें पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत ही जाने माने थिंकर हैं। और इनको जो रियलिज्म इनके लिए जाने जाते हैं। किनको? हैंस मॉर्गेनथाउ को रियलिज्म यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए भी जाना जाता है। हैंस मॉर्गेनथाउ ने अपना जो ये रियलिज्म का सिद्धांत है ये कहाँ पे बताया है? तो इनका जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस, ये जो इनकी बुक है जो कि 1948 में पब्लिश हुआ था, इसमें ही उन्होंने अपने रियलिज्म के जो प्रिंसिपल है, रियलिज्म यानी यथार्थवाद, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे से उसमें बताया है। यथार्थवाद से क्या मतलब है? जो संसार और जीवन को जैसे है वैसे ही प्रस्तुत करता है। यानी कि यह जो विचारधारा है ये जीवन के जो वस्तुगत पहलू है, समाज की वास्तविक परिस्थितियों और मानव अनुभवों को महत्वपूर्ण मानती है। ये जो विचारधारा है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति और हितों की प्रतिस्पर्धा होती है। और ये यही मानती है, जो यथार्थवाद का जो विचारधारा है जो ये मानती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति और हितों की जो प्रतिस्पर्धा होती है वो राज्य जो है अपने सुरक्षा और स्वार्थ के कार्य से करते हैं। यानी कि जो यहाँ जो कंपटीशन की बात हो रही है ना, तो जो वहाँ पे राज्य किसी एक पर्टिकुलर राज्य को नहीं बोला गया। यहाँ राज्य से मतलब है कंट्री। जो कंट्री है ना वो ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने सेल्फिश के लिए, देखो इन्होंने ना अपने प्रिंसिपल में ये भी बताया है जो ह्यूमन नेचर है ये एक सेल्फिश है। ह्यूमन नेचर ही सेल्फिश होता है। इसको हम आगे अच्छे से करेंगे डिटेल में। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि राज्य अपने स्वार्थ और सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। यथार्थवाद का मतलब क्या हो गया? जो रियलिटी है, जो जीवन जो जैसे दिखता है ना वैसे ही वो हमारे सामने प्रस्तुत भी होता है। और जो रियल में जो हमारे अनुभव है उन सबको ये इम्पोर्टेंट मानते हैं। अलग अलग विद्वानों और जो दार्शनिक है, जो अलग अलग थिंकर है, इन लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से रियलिज्म की परिभाषा बताई है। जैसे हम बात करें एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल के अनुसार क्या है? एरिस्टोटल के अनुसार यथार्थवाद वस्तुओं घटनाओं की वास्तविकता को स्वीकार करता है। ये किसको स्वीकार करता है? जो वस्तुओं घटना जो हो रही है रियल में जो है उनको ये एक्सेप्ट करते हैं। और वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि चीज़ों का अस्तित्व उनके गुणों स्वभावों से परिभाषित होता है और हम वास्तविकता को समझने के लिए उनके स्वाभाविक रूप को देख सकते हैं। तो एरिस्टोटल के अनुसार तो ये है। नेक्स्ट, गॉटलिब जो फैलव है इनके अनुसार क्या है? तो जो फैलव है इनके अनुसार जो रियलिज्म है केवल भौतिक दुनिया की यथार्थता को स्वीकार नहीं करता। ये जो भौतिक दुनिया होते हैं ना उसकी रियलिटी को ये स्वीकार नहीं करता है, बल्कि ये मानसिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में भी ये देखता है। उन्होंने कहा था
कि जो यथार्थ की पहचान है मनुष्य की अनुभूति और सामाजिक संदर्भ में होती है। इनके अनुसार मनुष्य की पहचान किसके उस संदर्भ में होती है? अनुभूति और सामाजिक संदर्भ में मनुष्य की पहचान होती है। इमैनुअल कांत के द्वारा क्या है रियलिज्म? तो इमैनुअल कांत के द्वारा जो रियलिज्म है यानी यथार्थवाद है, तो इन्होंने प्रैक्टिकल को यथार्थवाद कहा था। जो प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही है ना, वही इनके अनुसार यथार्थवाद है। उनका ये मानना था कि यथार्थ को पूरी तरह से हम जान नहीं सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान हमेशा हमारे संज्ञानात्मक संरचनाओं द्वारा सीमित होता है। हालांकि यह भी मानते हैं कि एक आदर्श यथार्थ को निर्धारण करना चाहिए जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव हो। तो ये इमैनुअल कांत के द्वारा है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने यथार्थवाद को किस तरीके से कनेक्ट किया वो हम पढ़ते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने यथार्थवाद को प्राकृतिक विज्ञान और आधुनिक तर्क से जोड़कर देखा। इन्होंने क्या किया, जो नेचुरल साइंस है, ठीक, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान और आधुनिक तर्क, इन दोनों को इन्होंने कनेक्ट करके रियलिज्म को समझने की कोशिश की। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो यथार्थवादी अप्रोच है, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, वो वास्तविकता के अनुभवों और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है और समाज को इन तथ्यों पर आधार अपना निर्णय लेना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, ये वास्तविकता के अनुभवों, जो रियल में जो एक्सपीरियंस है उसके, और जो वैज्ञानिक तथ्य हैं इन पे आधारित होता है, और जो समाज है इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना निर्णय लेते हैं। हॉब्स के अनुसार यथार्थवाद का मतलब होता है सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं को उनके वास्तविक रूप में देखना। जो भी सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको क्या करना, रियल रूप में देखना। वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि समाज में संघर्ष और शक्ति का असमान वितरण वास्तविक है और अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैथ्यू ऑर्नलैंड, इनके अकॉर्डिंग क्या था? जो ऑर्नलैंड थे, ऑर्नलैंड ने साहित्यिक यथार्थवाद को एक प्रकार से देखा है जिसमें जीवन के सामान्य, साधारण और कठिन पहलुओं को दिखाया जाता है, बजाय कि इसके सिर्फ आदर्शवादी या काल्पनिक चीज़ों का चित्रण किया जाए। इन्होंने ये भी जो है रियलिटी में बिलीव करते हैं। उनका मानना था कि साहित्य को समाज की वास्तविकता स्थितियों को उजागर करना चाहिए। और गांधी जी के अनुसार क्या है? तो गांधी जी ये मानते हैं कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत जो है यही यथार्थवाद है। यानी कि गांधी जी के यथार्थवाद में जो सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत है ये शामिल है, और ये मानते हैं कि जो वास्तविकता केवल भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि आत्मिक और नैतिक जीवन में भी है, और हमें वास्तविकता को आत्म साक्षात्कार और सत्य के माध्यम से समझना चाहिए। तो ये गांधी जी के अकॉर्डिंग है। अलग थिंकर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना अपना विचार यहाँ पे रखा है रियलिज्म से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ के अकॉर्डिंग क्या है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम की हम बात करें तो वहाँ पे भी आते हैं, आप किसी लेवल पे देख लो, एमए के लेवल पे देख लो, ग्रेजुएशन के लेवल पे देख लो, तो वहाँ पे ये आते हैं। इसकी जो 6 प्रिंसिपल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कौन कौन से, हम उसको पढ़ते हैं। पहला जो है मॉर्गेनथाउ ने जो पहला प्रिंसिपल दिया है, पॉलिटिक्स डिटरमाइंड बाय ऑब्जेक्टिव लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि जो राजनीति है वो मानव स्वभाव के वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा निर्धारित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीति है, इसका मतलब ये है कि जो राजनीति है वो किस पे संचालित होती है? मानव स्वभाव। अब ये मानव स्वभाव कैसा है? तो जो ये मानव स्वभाव है ये स्वार्थी है, सेल्फिश है।
मानव स्वभाव सेल्फिश है। इन्होंने बोला कि जो मानव स्वभाव है वो स्वार्थी होता है और हमेशा प्रभुत्व की लालसा रखता है। ये नैतिक मूल्यों का विरोध करते थे। अब ये नहीं कहते थे कि नैतिक मूल्यों को मत अपनाओ, बट ये कहते थे कि अगर हमारे देश को चलाना है, हमारे कंट्री को अच्छे से, तो हमें पहले अपने कंट्री के बारे में सोचना है। तो ये कहते थे कि हमें हमेशा स्वार्थी होना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग यही था कि जैसे मानव स्वभाव सेल्फिश होते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमें अपने कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। और जब हम अपने बारे में सोचेंगे, अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे, तो उस टाइम पे हम सेल्फिश ही होंगे। तो ये कहते थे कि जितना हमें करना है अपने कंट्री के लिए, वो सब हमें करना चाहिए। तो पहला नियम तो यही था कि जो मानव स्वभाव है वो सेल्फिश होते हैं, ठीक, और ये हमेशा प्रभुत्व की लालसा रखते हैं। सेकंड जो इनका था कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन एज अ पावर। इनका जो सेकंड प्रिंसिपल था मॉर्गेनथाउ का, ये कहते थे कि जो राष्ट्रीय हित की अवधारणा है वो शक्ति के रूप में होना चाहिए। अब शक्ति के रूप में कैसे? ये नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो मॉर्गेनथाउ है ये नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है तो हमें सबसे पहले पावरफुल होना है, यानी कि हर देश को शक्तिशाली बनना पड़ेगा, तभी जाके उनका जो राष्ट्रहित है तभी होगा। तो ये इनके कहने का मतलब यही है कि जो हमारे पास शक्ति है वही सब कुछ है, जो पावर है वही सब कुछ है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो रसिया वर्सेस यूक्रेन, ये इन दोनों में 2022 से ही वॉर चल रहा है, दोनों में मतभेद है। और रीज़न ये है कि जो यूक्रेन है ये नाटो में मिलना चाहता है और जो रसिया है वो इनको मिलने से मना करता है। क्यों? क्योंकि रसिया को इस बात का डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में जाके मिल गया तो ये और नाटो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, फिर ये इस पर अटैक कर देंगे। तो इसलिए रूस अपना यहाँ पे वर्चस्व दिखा रहा है कि अगर नहीं, इनको मिलने नहीं देना है, क्योंकि ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे नेशनल लेवल की बात हो रही, ना कि खुद की अकेले की। तो ये नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है और इसको इसमें नाटो में ऐड होने से मना कर रहा है। देखा जाए तो ये सही भी कर रहा है रूस, क्योंकि जो यूक्रेन है, जब यूएसएसआर 1991 में ब्रेक डाउन हुआ था, मतलब विखंडन हो गया था इसका, तो इसमें से 15 जो थे गणराज्य निकले थे, तो उसी में से एक यूक्रेन है, यानी कि इसी का पार्ट है। जब ये यहाँ पे आ जाएगा, नाटो में आके मिल जाएगा, तो ये इनके साथ हो जाएंगे। तो जो रसिया है इसको इनसे थोड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन रसिया पावरफुल कंट्री है, इसलिए इन दोनों में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं, कुछ ना कुछ होते रहते हैं, अभी भी चल ही रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ क्या है, पावर ही सब कुछ है और हर देश को पावरफुल होना चाहिए अगर वो राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इसका मतलब। थर्ड पॉइंट आता है इसका कि राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील, नेशनल इंटरेस्ट ऑलवेज डायनामिक। इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय हित है हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे देखो, अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो जब भी जिधर से भी हमें फ़ायदा होना चाहिए हमें उस तरफ चले जाना चाहिए। अब ये हुआ कैसे? जैसे देखो 1991 में क्या हुआ, यूएसए
यूएसएसआर ब्रेक हो गया, ठीक, ये टूट गया। तो इससे पहले जो था इंडिया, कौन, इंडिया, इसका दोस्त था यूएसएसआर का। लेकिन जब 1991 में टूट गया तो अमेरिका एक अलग ही पार्ट है। तो इंडिया ने क्या किया, इसके साथ भी दोस्ती कर लिया, क्योंकि अब इंडिया से भी जो इंडिया को है अमेरिका से भी फ़ायदा लेना था और यूएसएसआर से भी। तो यूएसएसआर तो टूट गया, ये बन गया रूस। तो इंडिया ने क्या किया, यूएसएसआर को तो पहले दोस्त मानता ही था, लेकिन अमेरिका को इतना नहीं करता था। तो अमेरिका से भी उसने बाद में क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया, क्योंकि जो अमेरिका है ये कैपिटलिज्म का सपोर्ट करता है, पूंजीवादी रवैया है इनका। तो इन्होंने अपना फ़ायदा देखा और यूएसए के साथ भी इन्होंने दोस्ती कर ली। टोटली कहने का मतलब ये है कि जिस भी देश से हमारा फ़ायदा हो रहा है और हमारा अपने फ़ायदे के लिए, अपने देश के फ़ायदे के लिए अगर हमें किसी के साथ दोस्ती करना पड़ रहा है या फिर दुश्मनी करना पड़ रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंज हो जाना चाहिए। हमें अपना राष्ट्रीय हित सबसे पहले देखना है। तो इनके अकॉर्डिंग ये है। और इसमें इनका सेकंड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो इसका है प्रिंसिपल का, वो यही है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनामिक। तो जिधर से भी हमें फ़ायदा मिले हमें उस तरफ अपना रवैया कर लेना चाहिए, और जो हमारा राष्ट्रीय हित है ये परिवर्तनशील होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, विवेक राजनीति का सर्वोच्च गुण है। यहाँ विवेक का क्या मतलब है, प्रूडेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय हित है वो मनुष्य का विवेक तय करेगा। मनुष्य कौन, मनुष्य यानी कि जो वहाँ पे शासन करेगा, जो भी वहाँ पे शासन कर रहा है तो उसे ही वहाँ का जो भी अच्छा है राष्ट्रहित के लिए उसके फैसला लेने का जो हक होगा उसे ही होगा। बीच में वो किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं देगा। इसके कहने का मतलब ये है कि बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के जो हमारा राष्ट्रीय हित है, हमारे देश का राष्ट्रीय हित है, उसका जो निर्णय है वो कौन करेगा, मनुष्य का विवेक करेगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन में, जैसे मैंने भी बताया, इन दोनों में क्या है, वॉर ही चल रहा है। कोल्ड वॉर कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे युद्ध वैसे तो हो नहीं रहा परमाणु बम वगैरह से, लेकिन रूस ये कह रहा है कि अगर मुझे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर मुझे परमाणु बम का भी यूज करना पड़े, यानी अपने देश को बचाने के लिए उन्हें परमाणु बम का भी अगर यूज करना पड़ेगा तो वो करेगा, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में यानी अपने देश का जो राष्ट्रीय हित है उसके लिए वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो ये व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने साफ साफ बोला कि हमें जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन अपने रूस को हम कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये जो है इसका जो पॉइंट है विवेक राजनीति का सर्वोच्च गुण, उसमें ये यही बोला गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय हित है ये मनुष्य का विवेक यानी कि जो वहाँ पे शासन कर रहा है वो तय करेगा, बीच में किसी को इंटरफेयर करने हम नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राजनैतिक मूल्यों और सार्वभौमिक मूल्यों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नेशनल मॉरल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। इसका क्या मतलब है, देखो नेशनल मॉरल वैल्यू यानी कि नैतिक मूल्य की बात यहाँ पे हो रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, शांति, ईमानदारी, भाईचारा,
न्याय, दया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप अपनाओ, लेकिन ये सारी चीज़ें नैतिक जीवन में अपनाना है। ये सारी चीज़ें अपनाओ, लेकिन ये निजी जीवन में अपनाओ। राष्ट्रहित के लिए मत अपनाओ इसको। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल है उस पे इन चीज़ों को नहीं अपनाना है। इसमें किसको अपनाना है, किसमें इसको अपनाना है, निजी जीवन में अपनाना है। इनके कहने का मतलब है कि अगर हमें राष्ट्रहित के लिए वॉर करना पड़ेगा हम करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो शांति है वो हमारे निजी जो नैतिक मूल्य है उसी से स्थापित होगी। हो सकता अगर हम पावरफुल रहेंगे तो दूसरा कंट्री जो है वो हमसे डरेगा, वो ऑटोमेटिक शांति की स्थापना कर देगा, वॉर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये पावरफुल को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि पावरफुल होना चाहिए, हमें पावर जो शक्ति है उसको बढ़ावा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ठीक है अपनाओ, लेकिन निजी जीवन में अपनाओ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। ये क्या कहते हैं कि जो सार्वभौमिक मूल्य हैं, सार्वभौमिक मूल्य क्या होता है, सार्वभौमिक मूल्य ये क्या कहते हैं कि राष्ट्रहित कब होगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रहित तब होगा जो राष्ट्र की आकांक्षाएं, राष्ट्र के हितों के बारे में सोचा जाए, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में सोचा जाए, राष्ट्र की शक्ति, नागरिकों के जो अधिकार है वो प्रॉपर मिले, नागरिकों का जीवन अच्छे से चले, उनकी संपत्ति, उनके अधिकारों की रक्षा हो, तब जाके राष्ट्रहित होगा। और राष्ट्रहित इन सब चीज़ों के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विकास की आवश्यकता होगी। किसकी, विकास की आवश्यकता होगी। स्वतंत्रता चाहिए होगा, हमें अपने हितों की रक्षा करनी होगी। और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों देश शक्तिशाली होंगे। ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों देश शक्तिशाली होगा, तभी जाके दो देशों के बीच बैलेंस आएगा। तो ये बोला है इन्होंने। तो नैतिक मूल्य अपनाओ, निजी जीवन में अपनाओ, लेकिन सार्वभौमिक मूल्य हमें राष्ट्र स्तर पे करना है। अपने देश को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए अगर हमें युद्ध भी करना पड़ेगा हम करेंगे, ठीक। ये इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट है राजनीति क्षेत्र की स्वायत्तता में विकास, बिलीव इन द ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये बोला गया है कि जो राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित राजनीति खुद ही तय करेगी और इसमें किसी भी अन्य क्षेत्रों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो इसका राष्ट्रहित होगा वो कौन तय करेगा, राजनीति, पॉलिटिक्स जो है वो खुद ही तय करेगी और इसमें किसी को भी यहाँ पे किसी अन्य क्षेत्रों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो यथार्थवादी राजनीति है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वह पहलू है जिनका कहना ये है कि जो आदर्शवादी राष्ट्र है, जो आदर्शवाद होते हैं वो राष्ट्रों को कमज़ोर बनाता है। तो हमें क्या करना है, हमें खुद ही अपने राजनीति के बारे में सोचना है। किसी और देश को या किसी अन्य क्षेत्र को हम अपने में इंटरफेयर नहीं करने देंगे और अपने राष्ट्रहित के बारे में जो राजनीति है वो खुद ही तय कर लेगी। मतलब बाकी चीज़ों को इंटरफेयर नहीं करना है, बस यही बोला गया है इसमें। टोटली मिला के कहा गया है नेशनल इंटरेस्ट के बारे में कि नेशनल इंटरेस्ट में हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ। पहला क्या है,
राजनीति मानव स्वभाव के वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा निर्धारित, यानी कि जो मानव स्वभाव है वो सेल्फिश होता है, वो हमेशा प्रभुत्व की लालसा रखता है और ये हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, वो अपने देशों के बारे में ही सोचते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय हित की अवधारणा शक्ति के रूप में बताया गया है कि हमें हमेशा पावरफुल रहना है, हमारे अपने कंट्री को पावरफुल बनाना है ताकि हमारा जो देश है अपने हित के बारे में सोच सके। थर्ड, राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील है, यानी कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है ये ऑलवेज डायनेमिक होना चाहिए ताकि टाइम टू टाइम जैसे उनको अपना प्रॉफिट होगा वो चेंज हो जाएंगे। जिस भी कंट्री के साथ दोस्ती करना चाहेंगे दोस्ती करेंगे, अगर किसी से लॉस हो रहा है उनको तो वो अपना दुश्मनी भी कर सकते हैं। ऐसा विवेक राजनीति का सर्वोच्च गुण, यानी कि जो राजनीति है उसमें और अपने राष्ट्रीय हित के लिए जो विवेक है, विवेक यानी कि मनुष्य का विवेक, वही तय करेगा कि शासन उसको कैसे चलाना है, अपने देश के बारे में कैसे सोचना है। राष्ट्र नैतिक मूल्यों और सार्वभौमिक मूल्यों में क्या, इसमें यही बोला गया है कि जो नैतिक मूल्य है वो अपने अपनाओ, निजी जीवन में प्रेम, भाईचारा, अहिंसा सब अपनाओ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे युद्ध भी करना पड़ेगा, हम करेंगे, अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचेंगे। फिर एंड में राजनीति क्षेत्र की स्वायत्ता में विकास, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्र हित है राजनीति खुद ही तय कर लेगी, किसी अन्य क्षेत्रों को यहाँ पे अपना दखलबाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचना है तो हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो ये बोला गया है इनके एंड वाले पॉइंट में। इतना जो है फीमेल थिंकर है, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज कर दिया था, इस चीज़ को उन्होंने फॉलो नहीं किया था, क्योंकि उनका भी सही है कहना कि जो युद्ध है ये हमेशा तो नहीं होंगे ना। रियलिज्म जो है, जो मानता है वास्तविकता है, तो उन्होंने उसकी आलोचना कर दी थी कि जो मानव स्वभाव है वो स्वार्थ के लिए सोचना सही नहीं है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ के बारे में फिर सोचेंगे तो ऐसे फिर तो देश चलेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया था कि हमेशा हम वॉर का नहीं रख सकते, तो क्रिटिसाइज किया था टिकनर ने। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा रियलिज्म क्या है और इसके जो 6 प्रिंसिपल है मॉर्गनथाउ ने कौन कौन से दिए थे और इसका क्या मतलब था। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।